हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे जो कि है हाइपोथेसिस टेस्टिंग। तो स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। तो इसके अंदर हम जो टॉपिक कवर करेंगे डेट इंक्लूड्स हाइपोथेसिस टेस्टिंग। सबसे पहले हम समझेंगे कि हाइपोथेसिस टेस्टिंग होती क्या है, उसके बाद उसके जो 4 स्टेप्स हैं उनको देखेंगे, डिटेल के अंदर उनको कवर करेंगे। फिर उसके बाद में कुछ कंफ्यूजिंग टर्म्स होती है जो ऐसे लगता है कि बिल्कुल सारी सेम है, तो उनको हम स्टेप वाइज क्लियर करेंगे कि उनका अंदर डिफरेंस क्या है, उनका मीनिंग क्या है। एंड द टर्म्स आर कि सिग्निफिकेंस लेवल क्या होता है, पी वैल्यू क्या होता है, इफेक्ट साइज, पावर ऑफ टेस्ट और कॉन्फिडेंस इंटरवल। इन सब टॉपिक्स को और टर्म्स को हम डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले हाइपोथेसिस टेस्टिंग। हमने देखा था कि हाइपोथेसिस क्या होती है। या बिफोर दिस वीडियो मेक श्योर कि आप इससे पहले वाली वीडियो को देख लें, क्योंकि उसके अंदर हमने हाइपोथेसिस को डिटेल में कवर किया है। तो इट विल बी इजी फॉर यू कि आपको समझ अच्छे से आएगा अगर आपने वो पहले वाली वीडियो देख रखी है। बट ऊपर से हम इसके अंदर भी कवर करेंगे जैसे हाइपोथेसिस क्या होता है और एरर्स क्या होते हैं। तो व्हाट इज़ हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या है कि हाइपोथेसिस क्या होती है। सबसे पहले हाइपोथेसिस होती है एक टेंटेटिव स्टेटमेंट। क्या होती है? एक टेंटेटिव स्टेटमेंट, मतलब कि जो एविडेंस से प्रूव नहीं है, एक सिर्फ हमने एक अजम्पशन बनाई है, उसको हम हाइपोथेसिस बोलते हैं। तो हाइपोथेसिस टेस्टिंग क्या होती है कि एक स्टैटिस्टिकल मेथड होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम डिसाइड करते हैं कि हमने जो डाटा कलेक्ट किया है कि वो इनफ है या नहीं है, मतलब वो एक एविडेंस प्रोवाइड कर रहा है या नहीं कर रहा है हमारी जो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है उसको एक्सेप्ट करने के लिए, और जो हमारी नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट करने के लिए। सो हाइपोथेसिस टेस्टिंग इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड यूज्ड टू डिसाइड वेदर देयर इज इनफ एविडेंस in a sample of data to infer that a certain condition is true for the entire population। कि इसमें क्या करते हैं, हम डाटा कलेक्ट करते हैं सैम्पल से और फिर ये देखते हैं कि जो हमने हाइपोथेसिस बनाई है वो पूरी पॉपुलेशन पे अप्लाई होगी या नहीं होगी। सो इट्स अ प्रोसेस ऑफ मेकिंग डिसीजन अबाउट द वैलिडिटी ऑफ अ क्लेम और अजम्पशन यूजिंग सैम्पल डाटा। कि ये क्या करता है, इसके अंदर हम डिसीजन ही लेते हैं कि हमारा क्या डिसीजन है कि हमें जो अल्टरनेटिव और जो नल हाइपोथेसिस है, मतलब ये जो हमारी नल हाइपोथेसिस है इसको रिजेक्ट करना है या नहीं करना, और जो ये अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है इसको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है। इट इज़ लाइक अ साइंटिफिक डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो इसके अंदर क्या होता है कि हम सबसे पहले एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर डाटा कलेक्ट करते हैं, फिर उसको हमारी जो सैम्पल रिजल्ट्स हैं उनको एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स के साथ कंपेयर करते हैं और फिर बाद में डिसाइड करते हैं कि हम इसको रिजेक्ट करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे। सो इसके अंदर जो 4 मेजर स्टेप्स होते हैं हाइपोथेसिस टेस्टिंग के, वो है सबसे पहले क्या होगा, हमें हाइपोथेसिस बनानी पड़ेगी। ये इसके अंदर एक डिफरेंस है, जहाँ आई आता है वो क्या होता है, वो एक सिंगुलर टर्म है, मतलब कि एक हाइपोथेसिस। और जहाँ पे ES आ गया कि मतलब हमें बहुत सारी हाइपोथेसिस बनानी है, जैसे कि हमें नल हाइपोथेसिस भी बनानी पड़ती है, हमें अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी बनानी पड़ती है। हमारा मेन एम क्या होता है कि हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या हो जाए, रिजेक्ट। जब नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट होगी तभी हमें ये पता लगेगा कि जो हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है वो सही है ना। हमारा मेन एम स्टडी में क्या है कि हमें नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना होता है। तो हम अलग अलग हाइपोथेसिस बनाएंगे, जो ES आ जाता है उसको हम प्लूरल बोल देते हैं कि हमें हर तरह की हाइपोथेसिस बनानी पड़ती है। फिर हम क्या करेंगे, सेट द क्राइटेरिया फॉर अ डिसीजन, कि हम एक क्राइटेरिया सेट करेंगे। क्राइटेरिया कैसे, वो हम आगे डिटेल में कवर करेंगे। एक बार हम ऊपर हेडिंग समझ लेते हैं कि हमें क्या करना है। फिर हमें अलग अलग टेस्ट लगा के एक रिज़ल्ट निकालना होता है, और फिर लास्ट में हमें क्या करना है, डिसीज़न लेना है कि हमें हमारी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है या एक्सेप्ट करना है। तो सबसे पहले क्या है, फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस कौन कौन सी होती है, जैसे कि नल हाइपोथेसिस, इसको हम H0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नल हाइपोथेसिस क्या होती है, नल हाइपोथेसिस हमने देखा था कि जिसमें कोई इम्पैक्ट नहीं होता। क्या एज्यूम करते हैं कि कोई भी 2 वेरिएबल्स है। एजम्पशन क्या होती है कि कोई भी 2 वेरिएबल्स है, वेरिएबल 1 और वेरिएबल 2, इन दोनों के बीच में क्या है, कोई रिलेशन नहीं है, नो रिलेशन, यही एज्यूम करते हैं हम। तो उसको हम क्या बोलते हैं, नल हाइपोथेसिस। जैसे एग्जाम्पल हमने इसमें ले रखा है कि एक कोई नया स्टडी मेथड है, न्यू स्टडी मेथड, उसका हमारे एग्ज़ाम स्कोर पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, स्कोर पे कोई इम्पैक्ट नहीं होता, नो इम्पैक्ट। तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे नल हाइपोथेसिस।
बेसिकली ये क्या कहता है कि कोई इफ़ेक्ट नहीं है किसी चीज़ का, जो जैसे एग्जिस्ट करता है, जो नॉर्मल पॉपुलेशन में एग्जिस्ट करता है वैसे ही है। तो एग्जाम्पल इसमें दे रखा है, न्यू स्टडी मेथड डज नॉट इम्प्रूव एग्जाम स्कोर, कि जो नया स्टडी मेथड है वो एग्ज़ाम स्कोर को इम्प्रूव नहीं करता। ये हमारा क्या है, नल हाइपोथेसिस है। बेसिकली इसमें कोई भी रिलेशन नहीं बताया जाता, ये एज्यूम करता है कि दोनों इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करते हैं, कोई रिलेशन नहीं होता। जैसे कोई और एग्जांपल की जैसे म्यूज़िक का हमारी मेमोरी पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, नो इम्पैक्ट ऑन मेमोरी। जो ये एज्यूम करे जिसका कोई इम्पैक्ट नहीं है उसको हम नल हाइपोथेसिस बोल देंगे। नेक्स्ट है अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, इसको हम H1 से डिनोट करते हैं और इसको हम रिसर्च हाइपोथेसिस भी बोलते हैं, रिसर्च हाइपोथेसिस। अब अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या होती है? अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या करती है, वो बताती है कि कोई जो दो वेरिएबल्स हैं उनके अंदर एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। जैसे कि द न्यू स्टडी मेथड इम्प्रूव द एग्ज़ाम स्कोर्स, कि जो नया स्टडी मेथड है वो एग्ज़ाम स्कोर को इम्प्रूव करता है। तो ये क्या है, ये एक रिलेशन बता रहा है कि अगर जो नया स्टडी मेथड हम अडॉप्ट करेंगे तो उससे हमारे एग्ज़ाम स्कोर्स इम्प्रूव होंगे। और दूसरा क्या, जैसे हमने ये म्यूज़िक का लिया था, यही कि जो म्यूज़िक है उसका इम्पैक्ट होता है हमारी मेमोरी पर, म्यूज़िक का इम्पैक्ट होता है हमारी मेमोरी पर। तो इसमें क्या है, इसमें म्यूज़िक का रिलेशन हमारी मेमोरी के साथ बता दिया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। और इसमें हमने ये बता रखा है, इसको एक एवरेज स्कोर के टर्म में भी हमने मेंशन कर रखा है कि जो नॉर्मल पॉपुलेशन है उनका बिना नए मेथड के स्कोर क्या आता है, या तो 50 आता है एवरेज, या 50 से कम आता है, ठीक है। और इसमें हमने क्या एज्यूम कर रखा है कि अगर स्टडी मेथड के कारण एग्ज़ाम स्कोर इम्प्रूव हो रहे हैं तो उन जो क्लास के बच्चे हैं उनका मीन इम्प्रूव होना चाहिए, मतलब मीन इंक्रीज़ होना चाहिए। मीन क्या होता है कि एक एवरेज होता है सबका, है ना। एवरेज क्या होना चाहिए, बढ़ेगा। कि अगर हमने जैसे सपोज़ एक नया स्टडी मेथड लगा लिया, सबसे पहले हम जैसे बच्चों को लेक्चर मेथड से पढ़ा रहे थे, लेक्चर मेथड से पढ़ाने के बाद हमने जब उनका टेस्ट लिया तो उनका जो बच्चों का एवरेज आ रहा था वो क्या आ रहा था, पूरी क्लास का एवरेज आ रहा था 50। और पर अगर हम नया मेथड को लगाएंगे तो हम क्या एज्यूम करेंगे कि जो बच्चों का एवरेज है वो बढ़ेगा, मतलब उनके मार्क्स के अंदर इम्प्रूवमेंट होगी। तो ये हमने मेंशन कर रखा है कि जो एवरेज है वो 50 से अबव होगा। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। अब एक होती है वन टेल्ड और एक होती है टू टेल्ड हाइपोथेसिस। वन टेल्ड यानी कि जैसे एक पूंछ, नॉर्मली मतलब यही होगा, और इसमें दो पूंछ। अब इसमें वन टेल का मतलब क्या है कि एक प्रॉपर डायरेक्शन दी होती है। क्या दी होती है, एक प्रॉपर डायरेक्शन दी होती है। डायरेक्शन यानी कि कोई जो दो पर्टिकुलर वेरिएबल्स है, या तो उनका रिलेशन क्या है, उनका रिलेशन पॉजिटिव है, या उनका रिलेशन क्या है, नेगेटिव है। तो ये हमें जब बताया हो कि उनका रिलेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा तो उसको हम वन टेल्ड हाइपोथेसिस बोल देते हैं। और जब ये बताया हो कि उनका मतलब प्रॉपर डायरेक्शन नहीं बताई, जैसे एग्जांपल लेके समझते हैं। वन टेल्ड में क्या होगा कि हमने देखा एग्ज़ाम स्कोर क्या होंगे, इम्प्रूव होंगे, किसके कारण, न्यू स्टडी मेथड के कारण, यही है। तो इसमें हमें क्या बताया कि इसमें जो इम्प्रूव है वो हमें डायरेक्शन बता रहा है कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर रिजल्ट आएंगे। पर अगर टू टेल्ड हाइपोथेसिस को देखें तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा कि अगर हम स्टेटमेंट ऐसे बना दें कि न्यू स्टडी मेथड चेंजेस एग्जाम स्कोर या इम्पैक्ट्स एग्जाम स्कोर, तो इसमें क्या है, इसमें हमें डायरेक्शन नहीं बताई कि जो रिजल्ट है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। बट इसमें क्या एक प्रॉपर डायरेक्शन है, या तो वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं कि जैसे स्मोकिंग डेटेरॉइड्स हेल्थ, कि जो हम स्मोकिंग है वो हमारी हेल्थ को ख़राब करती है। और टू टेल्ड हाइपोथेसिस में क्या होगा, स्मोकिंग इम्पैक्ट हेल्थ। तो इसमें ये नहीं बता रखा कि जो स्मोकिंग है वो पॉजिटिवली इम्पैक्ट करेगी या नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगी, तो उसको हम बोलते हैं टू टेल्ड हाइपोथेसिस। इसके अंदर जो स्कोर आ सकता है वो बड़ा भी आ सकता है, कम भी हो सकता है, हमें प्रॉपर नहीं पता।
पर वन टेल्ड हाइपोथेसिस में हमें एक प्रॉपर डायरेक्शन है। अगर हमारी हाइपोथेसिस में मेंशन है इम्प्रूव तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, और अगर नेगेटिव साइड में है तो यानी कि स्कोर एवरेज से कम आएगा। तो इसको हम बोलते हैं वन टेल्ड हाइपोथेसिस एंड टू टेल्ड हाइपोथेसिस। जैसे हमने एग्जांपल लिया वो हमारी हाइपोथेसिस क्या है, वो वन टेल्ड हाइपोथेसिस है कि हमारा जो एग्जाम स्कोर है वो क्या होगा, इम्प्रूव हो गया नई स्टडी मेथड के कारण। ठीक है, अब हमने फर्स्ट स्टेप कर लिया। फर्स्ट स्टेप क्या था कि हाइपोथेसिस बनानी है हमें। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या है कि सेटिंग द डिसीजन रूल। अब डिसीजन रूल में सबसे पहले हमें एक सिग्निफिकेंस लेवल बताना पड़ता है। सिग्निफिकेंस लेवल को हम अल्फा भी बोलते हैं, इस सिंबल से इसको डिनोट करते हैं। ये क्या होता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग अ ट्रू नल हाइपोथेसिस। अब कल हमने पढ़ा था कि टाइप 1 और टाइप 2 एरर। तो जब हमारा टाइप 1 एरर क्या होता है, टाइप 1 एरर हमने एग्जांपल देखा था कि आप इनोसेंट हो, यानी कि ये क्या है, हमारी एक नल हाइपोथेसिस है, यानी कि हमारा और कोई भी जो चोरी है उसका कोई रिलेशन नहीं है। बट जो जज ने क्या किया, हमें गिल्टी प्रूव कर दिया, है ना, गिल्टी प्रूव कर दिया। तो इसमें क्या हुआ है, इसमें टाइप 1 एरर है कि जो नल हाइपोथेसिस थी वो सही थी, पर हमने क्या कर लिया, उस सही नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया। तो इसमें क्या कंडक्ट किया हमने, टाइप 1 एरर, है ना। तो अल्फा सिग्निफिकेंस लेवल क्या होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डूइंग टाइप 1 एरर, उसको हम सिंपली क्या बोल देते हैं, सिग्निफिकेंस लेवल। अब डिफरेंस है एक, बहुत बच्चे इसको सेम समझ लेते हैं कि जो टाइप 1 एरर है और जो सिग्निफिकेंस लेवल है दोनों सेम है, बट डिफरेंस क्या है प्रोबेबिलिटी शब्द का, कि जब हम एक्चुअल में करते हैं, जब एक्चुअल में हम क्या करते हैं, एक्चुअल में जब हम नल हाइपोथेसिस जो ट्रू होती है उसको क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं टाइप 1 एरर। और जो इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी बताए कि कितने चांसेस है कि हम उस एरर को कंडक्ट करेंगे, जो ये बताए कि हमारे इतने चांसेस है कि हम ये एरर को कंडक्ट कर सकते हैं, उसको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंस लेवल। जैसे इसकी कॉमन वैल्यू क्या होती है 0.05, जो कि 5% की, हमारे 5% चांसेस है कि हम क्या कर सकते हैं, हम इस एरर को कंडक्ट कर सकते हैं, है ना, कि मतलब ये हमारे स्टडी के अंदर 5% एरर आ सकता है। 0.01 क्या होता है कि 1% चांस है ना। तो ये प्रोबेबिलिटी बताता है। देयर इज़ डिफरेंस कि एक हम काम एक्चुअल में कर रहे हैं और एक क्या हो रहा है, एक उसकी प्रोबेबिलिटी है ना। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि आज हमने बोला कि आज 50% चांसेस है कि बारिश होगी, तो ये क्या बता रहा है कि एक्चुअल में बारिश नहीं हो रही, ये चांसेस बता रहा है कि इतने चांसेस है कि बारिश हो सकती है। तो ये डिफरेंस है एक्चुअल में कुछ होने का और चांसेस में कुछ होने का। ठीक है, तो जो हमारा सिग्निफिकेंस लेवल है वो चांस को बताएगा कि इतने % चांसेस है, इतनी % प्रोबेबिलिटी है। और जब हम एक्चुअल में वो चीज़ कंडक्ट कर देंगे, जब हम एक्चुअल में जो सही नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट करेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे, टाइप 1 एरर। तो एक ये है कि हमें अगर क्वेश्चन आ जाए कि सिग्निफिकेंस लेवल कौन से एरर से रिलेटेड है, तो वो किससे रिलेटेड है, टाइप 1 एरर से। अब आता है सेकंड, इसी स्टेप के अंदर हमने सबसे पहले क्या करना है, सिग्निफिकेंस लेवल को डिसाइड करना है। अब सिग्निफिकेंस लेवल से क्या होगा, हमारा एक क्रिटिकल रीजन या रिजेक्शन रीजन क्या होगा, पता लगेगा हमें। रिजेक्शन रीजन क्या होता है कि जैसे सपोज ये हमारी क्या है, इधर बनाते हैं, इधर सही से बनेगा, ये हमारी एक एनपीसी है। ये हमें पता होना चाहिए कि हम एनपीसी जो बनाते हैं वो नल हाइपोथेसिस के बेसिस पे बनाते हैं, कि मतलब जब कोई इम्पैक्ट किसी चीज़ का नहीं होता तब हमारी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी होगी। जैसे कि अगर हम इंटेलिजेंस की एनपीसी बनाते हैं, इंटेलिजेंस की जब हम एनपीसी बनाते हैं तो क्या होता है कि उसके अंदर हमने कोई भी किसी चीज़ का इम्पैक्ट नहीं देखते, कि नॉर्मली जैसी चीज़ हो रही है वैसे ही हम बना देते हैं ना, कि इसमें हमारे जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो बीच में लाई करती है और बाकी हमारी ऐसे फर्दर टेल के पास चली जाती है।
तो जो हम एनपीसी बनाते हैं वो हमें ध्यान रखना होगा कि जो मतलब कोई भी किसी चीज़ का हम इम्पैक्ट नहीं देख रहे तब हमारी एनपीसी कैसी बनती है, तो उस एनपीसी के अकॉर्डिंग हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करेंगे या एक्सेप्ट करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, तो नल हाइपोथेसिस ये जो हमने एनपीसी बनाई है तो सिग्निफिकेंस लेवल के बेसिस पे हम एक क्रिटिकल रीजन डिसाइड करेंगे। जैसे कि हमने क्या बोला कि 5% हमने सिग्निफिकेंस लेवल लिया है ना, 0.05। तो हमारा जो इसके अंदर क्या होगा कि जो हमारा 5% टोटल एरिया का हमारी कर्व का एरिया है, 5% जो हमारी कर्व का एरिया है वो क्या होगा, वो क्रिटिकल रीजन में आएगा। क्रिटिकल रीजन यानी कि अगर स्कोर इस रीजन में आए तो हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या हो जाएगी, रिजेक्ट हो जाएगी, नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल रीजन। और इसमें भी डिफरेंस होता है कि अगर वन टेल्ड हाइपोथेसिस है तो एक साइड ही क्रिटिकल रीजन बनेगा। क्रिटिकल जैसे कि ये हमारी एनपीसी है, जैसे हमने एग्जाम्पल क्या लिया था कि हमारा जो नया स्टडी मेथड है, न्यू स्टडी मेथड के कारण क्या होगा, इम्प्रूव होंगे स्कोर। तो इसमें जो हमारा क्रिटिकल रीजन बनेगा वो इस साइड बनेगा, क्योंकि यहाँ हमारा मीन होता है। जैसे मीन हमारा इसमें क्या है 50 और हमारे मार्क्स क्या होंगे, इम्प्रूव होंगे। तो हमारी जो क्रिटिकल रीजन वो किस तरफ बनेगा, वो इस तरफ बनेगा, क्योंकि इम्प्रूवमेंट किस साइड से होगी, इधर तो कम होगा, इधर तो हमारे मार्क्स कम हो रहे हैं, पर इस साइड क्या होंगे, इंक्रीज। तो ये हमारी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस डिपिक्ट कर रही है, तो क्रिटिकल रीजन इस साइड बनेगा। पर जब हमारी टू टेल्ड हाइपोथेसिस होती है जिसमें हमें पता नहीं होता कि रिजल्ट किस साइड आएगा, तो उसमें हमारी एनपीसी के अंदर जो क्रिटिकल रीजन है या जो रिजेक्शन रीजन है वो कैसे बनेगा। जैसे ये हमारी एनपीसी है तो इसमें दोनों साइड बनेगा। जैसे कि हमारा 5% था क्रिटिकल रीजन, तो इसमें डिवाइड हो जाएगा 2.5 इस साइड और जो 2.5 है वो इस साइड। तो इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल रीजन। और जब हमारे स्कोर इस क्रिटिकल रीजन में फॉल करेंगे तो हम हमारी जो नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो हमें क्या ध्यान रखना पड़ेगा कि जो क्रिटिकल रीजन है वो किस पे बनता है। सबसे पहले तो जो एनपीसी बनेगी वो किस स्कोर के बेसिस पे बनती है, नल हाइपोथेसिस के बेसिस पे। मतलब कोई चीज़ का जब कोई इम्पैक्ट नहीं है तो हमारे स्कोर्स कैसे आते हैं। और जब हम सैंपल कलेक्ट करते हैं और उसके बाद हमारे स्कोर इस रीजन में फॉल करे, जो हमने सिग्निफिकेंस लेवल के बेसिस पे क्रिटिकल रीजन को डिसाइड किया है, उसमें अगर फॉल करते हैं तो हम हमारी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है नॉर्मल तो ये आना चाहिए था, हमारा नॉर्मल एवरेज क्या आना चाहिए था, ये। और अगर इस एरिया में फॉल करते हैं, मतलब क्रिटिकल रीजन के अलावा जो भी एरिया है, मतलब जो भी ये एरिया है इसके अंदर फॉल करेगा हमारा स्कोर, तो हमारी जो नल हाइपोथेसिस है उसको हम सही मानेंगे। क्योंकि वो तो हमें पता ही है कि अगर इस रीजन में फॉल कर रहा है तो क्या है कि नल हाइपोथेसिस सही है, ये स्कोर तो हमें एनपीसी डिपिक्ट ही कर रही है। बट अगर बिल्कुल एक्सट्रीम रीजन में हमारे स्कोर फॉल कर रहे हैं तो हमें जो नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट कर देना है। तो ये डिसीजन रूल है कि जब टेस्ट हम लगा देंगे उस पर, ये हम नेक्स्ट में करेंगे। तो अगर हमारा जो क्रिटिकल रीजन में हमारे स्कोर आएंगे तो हमें क्या करना है, हमें हमारी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देना है। और अगर इस एरिया के अंदर फॉल कर रहा है, मतलब एक्सेप्टेंस रीजन के अंदर फॉल कर रहा है, तो हमें क्या करना है कि हमें नल हाइपोथेसिस को रिटेन करना है, उसको रिजेक्ट नहीं करना। थोड़ा कंफ्यूजिंग है बट एक बार इसको थोड़ा रिवाइज करते हैं कि हमने किया क्या है। तो हमने देखा सिग्निफिकेंस लेवल, सिग्निफिकेंस क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ कंडक्टिंग टाइप 1 एरर, यही देखा हमने। टाइप 1 एरर क्या होता है कि जिसके अंदर हमारी जो नल हाइपोथेसिस होती है वो ट्रू होती है, पर हम क्या कर देते हैं, ये ट्रू होती है पर हम क्या कर देते हैं, इसको इसको रिजेक्ट कर देते हैं। इसको क्या कर देते हैं, रिजेक्ट। जैसे कि एग्जाम्पल याद रख सकते हैं कि किसी निर्दोष को सजा देना, कि मतलब उसने कोई गलती नहीं की फिर भी उसको
सज़ा हम दे देते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, टाइप 1 एरर। तो सिग्निफिकेंस लेवल और टाइप 1 एरर में डिफरेंस क्या है कि जो चीज़ टाइप 1 एरर की प्रोबेबिलिटी बताएगी, कितने चांसेस हैं, उसको हम बोलेंगे सिग्निफिकेंस लेवल। अब सिग्निफिकेंस लेवल के बेसिस पे ही हम क्या डिसाइड करते हैं, क्रिटिकल एरिया डिसाइड करते हैं। क्रिटिकल एरिया क्या होता है, हमारी एक एनपीसी होती है, ठीक है। एनपीसी के ऊपर हम एक ऐसा एरिया बना लेते हैं कि अगर हमारे स्कोर इसके अंदर फॉल करे तो हम हमारी जो नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट कर देंगे, जो कि हमारा रिसर्च में अल्टीमेट एम होता है। हमारा एम यही होता है कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करें। तो हम हमारी जो एनपीसी है, ये जो एनपीसी है, इसके अंदर एक एरिया डिसाइड करते हैं। जैसे कि अगर वन टेल्ड हाइपोथेसिस है तो एक साइड होगा, ठीक है, कोई भी साइड हो सकता है, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड, वो डिपेंड करता है कि हमारी नल हाइपोथेसिस स्कोर्स को इम्प्रूव कर रही है या डिक्रीज कर रही है। तो एक साइड ये क्या है हमारा, ये क्रिटिकल एरिया है कि अगर टेस्ट लगाने के बाद में हमारे स्कोर इस एरिया में फॉल करे तो हमें जो हमारी नल हाइपोथेसिस है उसको रिजेक्ट कर देना है। और ये क्या है हमारा, ये हमारा एक्सेप्टेंस रीजन है कि अगर स्कोर इस एरिया में फॉल कर रहे हैं तो हमारी नल हाइपोथेसिस सही है, जो कि हमें नहीं करना, कि हमारा एम क्या है कि हमारे स्कोर क्रिटिकल एरिया में फॉल करे, तभी हमारी रिसर्च सही प्रूव होगी। तो ये होता है क्रिटिकल एरिया। और जो हमें एक चीज़ याद रखनी है कि जो एनपीसी हम बनाते हैं वो कौन से बेसिस पे बनाते हैं, जब हमारे जो स्कोर्स है वो नॉर्मल है, कि मतलब उस पर कोई चीज़ का इम्पैक्ट नहीं है। जैसे इंटेलिजेंस की हम क्या बनाते हैं, कब हमने देखी होगी, तो वो क्या है, वो तभी बनाई गई है कि जब हम कोई मेथड का इम्पैक्ट नहीं देख रहे, कि नॉर्मली जो जैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगी, नॉर्मल पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी, उसके बेसिस पे हम एक कर्व बना देते हैं, ठीक है। अब हमने एग्जाम्पल क्या लिया था, एग्जाम्पल था हमारा कि जो नया स्टडी मेथड है, न्यू स्टडी मेथड इम्प्रूव स्कोर, यही था। अब हमारे स्कोर इम्प्रूव कब होंगे, जैसे अगर हम मान लेते हैं हमारा मीन ये है 50, जब हमारा एवरेज इससे ऊपर आएगा तभी हम मानेंगे कि हमारी जो स्टडी मेथड है उसका कुछ इम्पैक्ट है। तो ये हमारा इस साइड होगा यानी पॉजिटिव, तो हमारा क्रिटिकल एरिया इस साइड बनेगा। और सिग्निफिकेंस लेवल हम मोस्टली क्या लेते हैं, 0.05, जो कि है 5%। तो क्रिटिकल एरिया भी क्या होगा, हमारी जो कर्व का 5% एरिया है टेल्स की साइड, उसको हम बोलेंगे क्रिटिकल एरिया। तो ये था बेसिकली कंसेप्ट सिग्निफिकेंस लेवल और क्रिटिकल एरिया का। फिर उसके बेसिस पे हम एक डिसीजन बना लेते हैं कि अगर क्रिटिकल एरिया में फॉल करेगा तो हमें हमारी हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देना है, नल हाइपोथेसिस को, वरना एक्सेप्ट करना है। अब हमने ये बात कर ली कि एनपीसी जो बनती है वो तब बनती है कि वो बताती है कि नल हाइपोथेसिस जब सही है तब कैसे आउटकम्स हैं, ठीक है। और इसमें जो टेल रीजन होता है वो क्रिटिकल रीजन होता है, जो कि हम सिग्निफिकेंस लेवल के बेसिस पे डिसाइड करते हैं। और अगर हमारा टेस्ट इस रीजन में फॉल करता है तो हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाती है। जैसे हमने एग्जांपल लिया तो उसमें अगर हमारा अल्फा लेवल क्या है, 0.05 है, यानी कि 5% है, तो क्रिटिकल रीजन क्या होगा, टॉप 5%, यानी कि टॉप 5%, यानी कि ये रीजन होगा हमारा, यानी पॉजिटिव साइड होगा। If the result falls in that extreme 5%, conclude the method improve scores, कि अगर इस रीजन में हमारे स्कोर्स आ रहे हैं तो हमें पता लग जाएगा कि जो हमारा मेथड है वो स्कोर्स को इम्प्रूव कर रहा है। अब थर्ड क्या है, कैलकुलेटिंग द टेस्ट स्टैटिस्टिक एंड पी वैल्यू। टेस्ट स्टैटिस्टिक्स क्या होता है कि हमें, जैसे हमारी हाइपोथेसिस को हमें टेस्ट करना है तो सबसे पहले हमें डाटा कलेक्ट करना पड़ेगा बच्चों का। जैसे कि हमने जो डाटा कलेक्ट कर लिया और उसमें हमारा मीन आ गया 55, ठीक है। डाटा कलेक्ट करने के बाद में सैंपल हमने लिया और उसके बाद में उनका मीन निकाला जब हमने नया मेथड लगाया, है ना, कि हमने बच्चे ले लिए, जैसे सपोज हमने 25 बच्चे ले लिए और उन पे नया मेथड अप्लाई किया, न्यू मेथड, और उसके बाद में उनका स्कोर निकाला, यानी कि हमने उनका मीन निकाल लिया। तो नॉर्मल मीन क्या था हमारा, कि बिना जब हम कोई मेथड नहीं लगाते तो हमारा मीन था 50, और जब हम मेथड लगाते तो हमारा मीन क्या आ गया 55। उसके बाद हम क्या करेंगे, कैलकुलेट टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, अ स्टैंडर्डाइज्ड वैल्यू शोइंग हाउ फार द सैंपल रिजल्ट इज फ्रॉम द नल हाइपोथेसिस। हमारे पास अलग अलग स्टैटिस्टिक्स में टेस्ट होते हैं, जैसे जेड टेस्ट, टी टेस्ट,
वो हमारे किस तरह का हमने सैंपल लिया उसके बेसिस पे हम लगाते हैं। तो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स में हमारा फिर एक आउटकम आती है, ठीक है। आउटकम आने के बाद में हम क्या करते हैं, उस आउटकम या उस जो रिजल्ट आया उससे पी वैल्यू देखते हैं। पी वैल्यू हम किस में देखते हैं, एक इस तरह की टेबल आती है, हर एक टेस्ट की अलग टेबल होती है, उसमें हमें पी वैल्यू देखनी होती है। तो पी वैल्यू क्या होती है, द पी वैल्यू इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ वैल्यू ऑफ द टेस्ट स्टैटिस्टिक एज एक्सट्रीम और मोर एक्सट्रीम देन व्हाट वाज एक्चुअली ऑब्जर्व्ड। कि हमने पी वैल्यू क्या होती है कि जैसे हमने टेस्ट लगा लिया अलग, कि हमने क्या लगा लिया, अलग अलग टेस्ट लगा लिया, तो उसके लगाने के बाद जो हमारी वैल्यू आई है वो कितनी एक्सट्रीम है, या वो नॉर्मल है या वो एक्सट्रीम है, इस चीज़ की जो प्रोबेबिलिटी बताता है वो क्या होती है, पी वैल्यू होती है, ठीक है। अब जैसे कि हमने टेस्ट लगा लिया, टेस्ट लगाने के बाद में हम उसी टेस्ट की अलग अलग टेबल आती है तो उससे पी वैल्यू देखेंगे। और इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि अगर जैसे हमारा मीन आया 55 और इससे हमारी एक वैल्यू आएगी टेस्ट लगाने के बाद में, और उससे हम देखेंगे फिर पी वैल्यू। तो जितना ज़्यादा डेविएशन होता है मीन से, लार्ज डेविएशन फ्रॉम नल हाइपोथेसिस, कि अगर नल हाइपोथेसिस से डेविएशन ज़्यादा है, कि मतलब जो नल हाइपोथेसिस में रिजल्ट आ रहे हैं और जो हमारा मेथड लगाने के बाद में जो रिजल्ट आ रहे हैं, उससे क्या होगा कि हमारा जो टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लगाने के बाद में भी रिजल्ट ज़्यादा आएगा, यानी कि जो आउटकम आएगी वो ज़्यादा आएगी। और जब आउटकम ज़्यादा होती है तो हमारा जो पी वैल्यू होती है वो क्या होती है, स्मॉल होती है। पी वैल्यू क्या होती है, स्मॉल होती है। ये याद रखना है कि जितना ज़्यादा डेविएशन होगा स्कोर्स में उतनी ही पी वैल्यू कम होगी। स्कोर्स में डेविएशन होगा मीन से तो उतनी ज़्यादा हमारी क्या होगी, पी वैल्यू ज़्यादा कम होगी, स्मॉल पी वैल्यू। और यही हमें चाहिए कि हमें क्या चाहिए, हमारी पी वैल्यू कम हो। स्मॉल पी वैल्यू रिजल्ट इज रेयर अंडर नल हाइपोथेसिस, एविडेंस अगेंस्ट नल हाइपोथेसिस, कि अगर हमारी पी वैल्यू कम होगी तो हमारी जो रिजल्ट जो एविडेंस है वो नल हाइपोथेसिस के अगेंस्ट में है, यानी कि हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं। और जब लार्ज पी वैल्यू होगी यानी कि जो रिजल्ट है वो कॉमन है और इतना स्ट्रॉन्ग एविडेंस नहीं है, तो हमें नल हाइपोथेसिस को रिटेन करना होगा, ठीक है। इन आर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने एग्जाम्पल लिया तो हमारा सैम्पल मीन क्या आया था 55, और हमारा जो हमने स्टार्टिंग में देखा था मीन क्या था, जब कोई सैंपल नहीं लगाते तो वो मीन था 50। तो हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक्स लगा लिया कोई भी, तो उसके बाद में जो उसकी आउटकम आई वो क्या थी, जो रिजल्ट आया वो था 2.1। जैसे हमने जेड टेस्ट लगा लिया तो उसकी आउटकम क्या आई, 2.1। और उससे हम क्या देखेंगे, टेबल में वैल्यू देखेंगे, टेबल में वैल्यू देखेंगे किसकी, पी वैल्यू, टेबल में पी वैल्यू देखेंगे। और जैसे कि पी वैल्यू इसके कॉरेस्पॉन्डिंग क्या है, 0.08। तो इंटरप्रिटेशन क्या होगी कि अंडर नल हाइपोथेसिस द चांस ऑफ गेटिंग सच एन एक्सट्रीम रिजल्ट इज ओनली 1.8%। क्या है, मेकिंग द डिसीजन एंड कंक्लूजन, कि हमें लास्ट में डिसीजन लेना और कंक्लूजन तक हम पहुंच जाएंगे। तो इसमें क्या है, जैसे हमारी पी वैल्यू आ गई, हमने डाटा कलेक्ट कर लिया, सैंपल से डाटा कलेक्ट कर लिया, उसके बाद उस पर कोई टेस्ट लगाया, जैसे अलग अलग टेस्ट होते हैं, टी टेस्ट, जेड टेस्ट, वो टेस्ट लगाया, उसके बाद उसकी एक वैल्यू आई होगी, उसकी एक वैल्यू आएगी, उस वैल्यू के कॉरेस्पॉन्डिंग एक टेबल होती है, हर एक टेस्ट की अपनी एक टेबल होती है। तो उसमें से हमने क्या देखा, पी वैल्यू देखा, और हमने देखा कि पी वैल्यू स्मॉल होनी चाहिए। जब पी वैल्यू कम होगी तभी क्या होगा, तभी हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट होगी, जो कि हमारा स्टडी का एम है। तो पी वैल्यू इज स्मॉलर देन हमारा सिग्निफिकेंस लेवल, तो क्या होगा, हमारी जो वैल्यू है, जो हमारी नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो जाएगी। जैसे कि 5% है ना, हमने सिग्निफिकेंस लेवल लिया था, और उससे क्या आनी चाहिए, उससे हमारी पी वैल्यू कम आनी चाहिए, ठीक है। और जब पी वैल्यू बड़ी होगी, पी वैल्यू 5% से बड़ी होगी, यानी कि जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल नहीं एनपीसी के थ्रू समझते हैं, ये हमने डिसाइड किया था, है ना, ये हमारा क्रिटिकल एरिया था, तो 5% से कम है, यानी कि कम है तो इस साइड लाई करेगी, यानी कि जो स्कोर है वो इधर कहीं लाई कर रहा है। और अगर 5% से हमारी पी वैल्यू ज़्यादा है, अगर हमारी 5% से, ये हमारा क्रिटिकल एरिया 5% से हमारी वैल्यू ज़्यादा है तो वो इस साइड लाई करेगी।
तो इस साइड अगर वैल्यू लाई करेगी तो हम उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते, इस साइड लाई करेगी तो हमारी जो नल हाइपोथेसिस है वो रिटेन रहेगी, है ना, क्योंकि ये हमारा एक्सेप्टेंस रीजन है और क्रिटिकल रीजन ये है। जब इस रीजन में कोई वैल्यू फॉल करेगी तभी हम हमारी नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर सकते हैं और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ये है कि इसमें ये याद रखना है कि पी वैल्यू को एक्सेप्ट कब करते हैं और पी वैल्यू को नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कब करते हैं और रिजेक्ट कब करते हैं। तो जब पी वैल्यू हमारी सिग्निफिकेंस या क्रिटिकल रीजन से कम हो तो उसको रिजेक्ट करेंगे, जो हमें करना है, जो हमें हमारी स्टडी प्रूव करनी है। और जब पी वैल्यू हम उस जो सिग्निफिकेंस लेवल है या जो क्रिटिकल रीजन है उससे बड़ी आए तो हम क्या करेंगे, हमें जो नल हाइपोथेसिस है उसको रिटेन करना पड़ेगा, हम उसको रिजेक्ट नहीं कर सकते। तो ये था हमारा 4 स्टेप्स। अब आते हैं कुछ और रिलेटेड टॉपिक्स, जैसे कि इफेक्ट साइज, पावर ऑफ टेस्ट और कॉन्फिडेंस इंटरवल। इफेक्ट साइज क्या होता है? इफेक्ट साइज में जैसे कि एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, एग्जाम्पल से समझ आएगा कि सपोज ओल्ड टीचिंग मेथड एवरेज 50, जो हमने देखा कि हमारी ओल्ड टीचिंग मेथड था उसकी एवरेज क्या थी, उसकी एवरेज थी 50, ठीक है। और जो नया स्टडी मेथड है उसकी एवरेज क्या है, 55, यही है। तो ये हमें बताता है कि जो डिफरेंस है वो कितना सिग्निफिकेंट है। जैसे सपोज करते हैं कि अगर हमने जो नया मेथड लगाया है उसके लगाने से पहले हमारा जो एवरेज था वो था 50 और उसके लगाने के बाद हमारा एवरेज आ गया 51, तो इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, ये चीज़ हमें इफेक्ट साइज से पता चलती है कि मतलब कितना मैटर करता है और कितना प्रैक्टिकल यूज़ हम उस मेथड को कर सकते हैं। कि अगर इन दोनों का डिफरेंस ज़्यादा होगा तो वो जो मेथड है वो एफिशिएंट है कि हम उसको यूज़ कर सकते हैं और बच्चों के एग्ज़ाम स्कोर्स इम्प्रूव होंगे। बट अगर हमारा जो स्कोर है वो कम आ रहा है, उनके अंदर डिफरेंस कम आ रहा है, तो हम उस मेथड को इतना वो यूज़फुल नहीं है। तो इफेक्ट साइज को पढ़ते हैं कि इट इज़ अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ स्ट्रेंथ और मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेशनशिप। ये बताता है कि जो रिलेशनशिप है उनकी स्ट्रेंथ क्या है, कि जो डिफरेंस आ रहा है, कि जैसे कि न्यू स्टडी मेथड है ना, न्यू स्टडी मेथड है और उसका स्कोर पे क्या इम्पैक्ट है, यही देख रहे थे हम। तो ये इफेक्ट साइज से हमें क्या पता लगेगा कि न्यू स्टडी मेथड है उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, कि वो कितना इम्पैक्ट डाल सकता है स्कोर पे। तो ये चीज़ हमें इफेक्ट साइज बताता है। इन सिंपल वर्ड इट टेल अस हाउ बिग इज़ द डिफरेंस और इफेक्ट वी आर स्टडिंग, कि इन दोनों ये नया मेथड अप्लाई करने से कितना फ़र्क आएगा, वो चीज़ हमें इफेक्ट साइज बताता है। इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट वेदर एन इफेक्ट एग्जिस्ट बट हाउ मीनिंगफुल और स्ट्रॉन्ग दैट इफेक्ट इज़। इफेक्ट साइज से हमें ये नहीं पता चलता कि इफेक्ट है या नहीं। जैसे कि हमने देखा कि 50 और 51 से हमें ये तो पता चल रहा है कि इफेक्ट तो है, मतलब कुछ तो फ़र्क पड़ा है, पर कितना ज़्यादा इफेक्ट है वो हमें इफेक्ट साइज से पता लगेगा। अब ये इसमें ज़्यादा मीनिंगफुल नहीं है, क्योंकि अगर हम वो नया मेथड अप्लाई कर देंगे तो भी इतना सिग्निफिकेंट रिजल्ट नहीं आ रहा। बट अगर यही हो कि एक बार 50 आ रहा है और एक बार 65 रिजल्ट आ जाए, तो ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत है, मतलब इन दोनों की स्ट्रेंथ बहुत है। तो ये हमें इफेक्ट साइज से पता लगता है। जैसे हमने एग्जांपल कर लिया कि अगर जैसे हमारा स्कोर 50 से 65 हो गया तो हमारा जो इफेक्ट है वो क्या है, लार्ज है, कि उस चीज़ का इम्पैक्ट उस हमारे स्कोर्स पे, मतलब नए स्टडी मेथड का इम्पैक्ट हमारे स्कोर्स पे बहुत ज़्यादा है। और अगर 50 से 51 हो तो इफेक्ट तो स्मॉल ही है। तो ये क्या है, ये होता है हमारा इफेक्ट साइज। अब आता है एक कंसेप्ट पावर ऑफ टेस्ट। पावर ऑफ टेस्ट क्या होता है? पावर ऑफ टेस्ट किससे रिलेटेड है ये याद रखना है। ये हमारा टाइप 2 एरर से, टाइप 2 एरर। अब टाइप 2 एरर क्या था हमारा? टाइप 2 एरर था कि एक होती है हमारी नल हाइपोथेसिस, जो क्या होती है, जो होती है गलत, रॉन्ग, है ना, फॉल्स। पर हम क्या करते हैं, हम इस गलत नल हाइपोथेसिस को एक्सेप्ट कर लेते हैं। जैसे हमने एग्जाम्पल किया था कि आपका जो दोस्त है उसने चोरी की है, बट जज ने क्या किया, उसको इनोसेंट कर दिया कि उसका और चोरी का कोई रिलेशन नहीं है। यानी कि जो नल हाइपोथेसिस थी जो कि रॉन्ग थी उसको क्या कर लिया, जज ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो ये होता है हमारा टाइप 2 एरर, ये होता है हमारा टाइप 2 एरर। और जब हम
इसके और पावर ऑफ टेस्ट क्या होगा, इसका अपोजिट, कि हम टाइप 2 एरर कंडक्ट नहीं कर रहे, कि हमारी जो स्टडी है उसके अंदर टाइप 2 एरर ना आने के कितने चांसेस है, उसको हम क्या बोलते हैं, पावर ऑफ टेस्ट। द पावर ऑफ टेस्ट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्टली रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज़ फॉल्स, यानी कि टाइप 2 एरर के बिल्कुल अपोजिट, 1 माइनस बीटा एरर यानी कि टाइप 2 एरर, इसको हम क्या बोल देंगे, इसको हम बोल देंगे पावर ऑफ टेस्ट, कि हमारे कितने चांसेस है कि हम टाइप 2 एरर कंडक्ट नहीं करेंगे, सिंपली वही है पावर ऑफ टेस्ट। तो इसका हमने फॉर्मूला देख लिया, 1 माइनस बीटा, जो बीटा होता है उसको हम टाइप 2 एरर बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलिंग टू रिजेक्ट H2 व्हेन H2O इज फॉल्स, ये हमारा टाइप 2 एरर होता है। ये हमारे बिल्कुल टाइप 2 एरर के अपोजिट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ डिटेक्टिंग द ट्रूथ, की हमारी हाइपोथेसिस की हम ट्रू नल हाइपोथेसिस को डिटेक्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, उसको हम पावर ऑफ टेस्ट बोलते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल देख रखा है, न्यू स्टडी मेथड डज नॉट इम्प्रूव स्कोर, ये क्या है हमारी नल हाइपोथेसिस, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, न्यू मेथड इम्प्रूव स्कोर। अगर अब सपोज करते हैं कि जो ये स्टेटमेंट है ये ट्रू है, कि इन एक्चुअल में जो नया स्टडी मेथड है उसका हमारे स्कोर पे कोई इम्पैक्ट नहीं है, बट जब हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे, जब हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे तो क्या होगा, हमने टाइप 2 एरर कंडक्ट कर दिया है ना। बट जब हमारी पॉसिबिलिटी ये है कि हमने ये सही है और इसी को ही चूज़ कर लिया, तो वो क्या हो जाएगा, वो हमारा पावर ऑफ टेस्ट हो जाएगा। तो सिंपली पावर ऑफ टेस्ट ये है। और कुछ फैक्टर्स है जो पावर ऑफ टेस्ट को इम्पैक्ट करते हैं, जैसे सैम्पल साइज, सिग्निफिकेंस लेवल, इफेक्ट साइज और वेरिएबिलिटी इन डाटा। सैम्पल साइज अगर ज़्यादा सैम्पल्स होगा तो हमारे ज़्यादा एक्यूरेट एस्टिमेट्स आएंगे, और अगर सिग्निफिकेंस लेवल ज़्यादा होगा, बेसिकली लेना तो हमें कम चाहिए, बट अगर सिग्निफिकेंस लेवल ज़्यादा होगा तो पावर क्या होगी, पावर भी इंक्रीज़ हो जाएगी हमारे टेस्ट की। इफ़ेक्ट साइज़ क्या होता है, इफ़ेक्ट साइज़ हमने अभी देखा कि जो अगर एक्चुअल ज़्यादा डिफरेंस होगा, किसी के अंदर बिग इफेक्ट साइज़ होगा, तो क्या होगा, हमारी जो पावर है वो बढ़ जाएगी। और वेरिएबिलिटी इन डाटा, अगर कम वेरिएबिलिटी होगी, मतलब कम वो होगा, डिस्पर्सन होगा, तो हम इजीली डिफरेंसेस को डिटेक्ट कर सकते हैं, तो हमारी जो पावर है वो हाई होगी। एक टॉपिक रह गया, एक चीज़ रह गई, इसमें शायद मैंने आपको बताई नहीं है। हाँ, इफेक्ट साइज में इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ सैम्पल साइज, ये भी इम्पॉर्टेंट है कि जो इफेक्ट साइज है उसको, उसका सैम्पल का उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होता। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें याद रखनी है, कि जो हमारा इफेक्ट साइज होता है उस पर सैम्पल का कोई इम्पैक्ट नहीं होता, इंडिपेंडेंट ऑफ सैम्पल साइज होता है। अब आता है कॉन्फिडेंस इंटरवल। कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है, कि जैसे एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं, कि हमने कुछ बच्चों की, कुछ स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट को क्या किया, मेज़र किया। जैसे कि हमने 30 स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट को मेज़र किया, तो हमें एवरेज हाइट उनकी क्या मिली, 150 सेंटीमीटर मिल गई। बट हमने क्या किया, हमने सिर्फ 30 बच्चों की हाइट ली है, बट हम अब इसको पॉपुलेशन पे अप्लाई करेंगे और ये कह देंगे कि 150 सेंटीमीटर सबकी हाइट होगी एवरेज, तो वो कहना गलत होगा। तो हम क्या करते हैं, हम एक रेंज डिसाइड कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एक रेंज डिसाइड करते हैं, कि जिसमें, जैसे इसमें हमने क्या कर लिया, 148 सेंटीमीटर टू 152, कि जो एवरेज हाइट है वो किस में लाई करेगी, 148 टू 152 सेंटीमीटर, कि इनके बीच में कहीं भी एवरेज हाइट हो सकती है पूरे पॉपुलेशन की। तो इसमें हमने क्या किया, हमने एक कॉन्फिडेंस इंटरवल कैलकुलेट कर लिया। तो इसी चीज़ को हम कॉन्फिडेंस इंटरवल बोलते हैं, कि हम एक रेंज डिसाइड कर लेते हैं कि इसमें जो मीन है या जो एवरेज है वो लाई करेगा। सो इसका मतलब क्या है, वी आर कॉन्फिडेंट, जैसे अगर हमने 95% लिया है तो डैट की ट्रू एवरेज हाइट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इज बिटवीन 148 टू 152 सेंटीमीटर। अब की पॉइंट्स, कि जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो हमेशा एक रेंज में होता है। कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है, एक रेंज में होता है, एक सिंपल नंबर नहीं होता, एक रेंज होती है। कॉन्फिडेंस लेवल क्या होता है, कि जैसे 95%, तो ये हमें बताता है कि हम उस रेंज के बारे में कितने % श्योर हैं।
और अगर बिगर सैम्पल साइज़ होगा तो उतनी ही कम रेंज होगी। जैसे इसमें हमने 30 बच्चों का सैंपल लिया है, अगर यही सैंपल हम 500 बच्चों का लेते तो हम शायद हमारी रेंज छोटी हो जाती। जैसे इसमें रेंज क्या थी 148 टू 152 सेंटीमीटर, तो इसमें शायद हम ले लेते 149 टू 151 सेंटीमीटर, तो रेंज हमारी ऐसे छोटी हो जाती है। और जितना कम सैंपल साइज़ होगा उतनी ही ज़्यादा वेरिएशन आएंगे, उतनी वाइड रेंज होगी। जैसे अगर हमने 10 ही बच्चों का सैंपल साइज़ लिया होता तो हमारी रेंज शायद ऐसे हो सकता है 145 टू 155 सेंटीमीटर बोल देते हैं कि जो एवरेज मीन है वो इनके अंदर लाई करेगा। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।